तो मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग DSMS का एक सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में जितना मैंने आपको DSMS पढ़ाया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ आप एग्ज़ाम में पेपर कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कब का पेपर है ये तो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम का ही एक पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो बोला गया है कि देखिए क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा आपको तो इसका पार्टीशन चेंज होता रहता है। लाइक अगर ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आपका हो हमेशा एक ही नंबर के एक ही टाइप के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन में कम या ज़्यादा होने पर उनके मार्क्स में चेंजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मार्क्स में चेंजिंग अगर हो जाती है तो उसके लिए हम लोग को कैसे कैसे देखना है। सबसे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा कि एक ISMB है, वो SIMB लिख दिया है, मिसप्रिंट हुआ है, वो ISMB है। ISMB 350 एट 514 न्यूटन पर मीटर, जिसे एक स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है। बोला गया है कि जिसे एक स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है कि भार वहन क्षमता ज्ञात करें। स्तंभ की प्रभावी लंबाई कितनी दिया है, 4 मीटर दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है वो तो अभी बाद में पता चलेगा। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले लोग तो समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, चिंता ना करें वो। देखिए क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का लोचा नहीं है, सुनते जाइए सब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए फिर वो सॉल्यूशन में भी देखिए मिस प्रिंट है वहाँ पे। ISMB 350 को सबसे पहले स्टील टेबल में चले जाइए और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है ISMB 350 की उसको आप समझिए। प्रॉपर्टीज़ में देखने के लिए जिन बच्चों के पास स्टील टेबल नहीं थी, मैंने स्टील टेबल ग्रुप में भेज दिया है। टेलीग्राम के लिंक से आप स्टील टेबल डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी बुक का ही स्टील टेबल मैंने भेज दिया। पहले मैंने एक्चुअल टेबल भेजा था जो कई लोगों को समझ में नहीं आया, जो थोड़ा ब्रॉड में था, तो मैंने छोटा सा टेबल जो बुक में आपके दिया गया है उसका PDF करा के आपको भेज दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे हम लोग कि क्या क्या है। सबसे पहले उसका जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, किसका ISMB 350 की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि उसका एरिया है, उसका RYY है और उसका D यानी डेप्थ है, उसके साथ साथ उसका ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज है। अब देखें यहाँ पे चीज़ों को, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज है और उसके बाद बात इसका थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, सपा और थिकनेस ऑफ वेब है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, प्रभावी लंबाई 4 मीटर दिया हुआ है इसका। तो एक चीज़ बताइए, सबसे पहले कॉलम में हम लोग का जब निकालते थे कि कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉलम के केस में हम लोग क्या करते थे, फार्मूला क्या लिखते थे, ज़रा याद करिएगा फार्मूले को। तो फार्मूला हम लोग लिखते थे यहाँ पे, कॉलम की स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता था वो फार्मूला क्या होता था कि स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू होता था, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू, देखिए ये एक तरह का कॉलम यानी कंप्रेशन मेंबर है। तो हमने जब कंप्रेशन और टेंशन मेंबर में अंतर लेक्चर नंबर 13 या 14 बताया था कि कंप्रेशन मेंबर का कभी भी ए नेट नहीं लिया जाता बल्कि ए ग्रॉस लिया जाता है। तो कॉलम के एरिया में जो भी होगा वो होगा ए ग्रॉस, ए ग्रॉस और इनटू क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, ए ग्रॉस के साथ साथ क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा AC। ठीक है, सिग्मा AC, ये फार्मूला होता था किसका, कॉलम का। तो अब ए ग्रॉस तो उसका एरिया है पूरा का पूरा, ए ग्रॉस पूरा का पूरा एरिया है कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका, और सिग्मा AC डिपेंड करता था उस कॉलम के तनुता अनुपात पे यानी स्लेंडरनेस रेशियो पे। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो पे अगर डिपेंड करता था ये पूरा का पूरा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ज़रा कि इसका एरिया जो पूरा दिया हुआ है कॉलम का, जो पूरा एरिया दिया हुआ है वो है यहाँ पर देखिए 6671 RYY। तो तनुतानुपात कैसे निकलेगा इसका बताइए। तनुतानुपात यहाँ पर देखिए निकालने के लिए प्रभावी लंबाई जो कि सीधा प्रभावी दिया है, अगर लंबाई जो है प्रभावी की जगह एक्चुअल लेंथ दिया होता तो फिर हम लोग क्या करते, एक्चुअल लेंथ दिया होता तो फिर हम उसके सिरा स्थितियों के आधार पर निकालते, लेकिन यहाँ पे 4000 सीधे बोला है प्रभावी है, तो प्रभावी और बटा आर मिनिमम, आर मिनिमम यहाँ पर RYY है दिया हुआ है, उसी RYY को रख दिया। एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम होता है, ये सब टेबल से मिला है, ये पूरा डेटा जो है वो टेबल से मिला है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो आपको जो जो डेटा टेबल से मिला है उसके बाद इसका निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से आया तनुपानुपात 140.845। तनुता अनुपात अगर दिया हो तो उसको टेबल आपके बुक में दिया गया होगा
तो अगर टेबल आप देखना चाहें तो आपकी बुक में देखेंगे जब कंप्रेशन मेंबर वाले चैप्टर में, तो एक टेबल दिया होगा जो तन्यता अनुपात और सिग्मा एसी के बीच में दिया होगा। नहीं तो फिर इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है, ज़रा आप लोग को याद होगा, मैंने फार्मूले के बेसिस पे भी इसको बताया था कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूले का यूज करना एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आपके पास टेबल रहे तो उसका यूज कर लीजिए, नहीं तो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। उसका फार्मूला अगर आप याद, मैंने कहा कि याद करना हो तो फार्मूला याद कर लीजिए, जिसमें 0.66 FCC FY अपॉन था FCC टू द पावर n प्लस FY टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। इस टाइप से एक फार्मूला मैंने बताया था आपको एग्जाम में। और नहीं तो L/R, ये जो L/R दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो L/R यहाँ पर दिया हुआ है वो 140 के लिए सिग्मा एसी की वैल्यू या एफसी की वैल्यू देखिए ये 51 है। ये जो दिया हुआ है वैल्यू ना, वो 51 न्यूटन पर स्क्वायर mm वैल्यू है, ठीक है, पर स्क्वायर mm ये वैल्यू है, ठीक है। तो एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब 150 हो रहा है तो इसके लिए 45 है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है, यानी 140 से 150 होता है, तो ये 51 से घटने लगता है, यानी लैम्डा जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा घटेगा, ठीक है। तो हम लोग देखा कि अगर ये 10 बढ़ रहा है, यानी L/R की वैल्यू 140 से 150 हो रही है, तो ये घट करके 6 घट जा रहा है, यानी 51 से 45 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी तरीके से, अब इसी तरीके से अगर निकाला जाए कि बहुत कम अंतर है, आप चाहते तो 140.845 की जगह पर सीधे सीधे 140 वाले की वैल्यू यानी 51 ले लिए होते, क्योंकि देखिए 51 की जगह पर लास्ट में आया कितना, बहुत कम आया है। कैसे निकालेंगे इसको, सीधे भाई 10 के अंतर पर इसमें कितना अंतर हुआ है, 6 का, इसलिए 1 के अंतर पर कितना होगा, तो कहेंगे 0.6 का, इस टाइप से। तो इसलिए असल में अंतर देखिए 10 बढ़ा है तो इतना अंतर हुआ है, तो कितना एक्चुअली आपका कितना है, 140.845। तो आपको चाहिए कितने पर, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए कितने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 के अंतर पर चेंज हुआ है, कितना हुआ है, 10 पर चेंजिंग, तो कहेंगे 6 का, इसलिए 1 पर चेंजिंग कितनी होगी, तो कहेंगे 0.6 का। इसलिए कितने का 140 से कितना बढ़ा आपका एक्चुअल, तो कहेंगे पॉइंट 847, 847 सॉरी 0.845 है, 5 है। अगर इसकी बात करें, ये 5 है, 5 इतने पर कितना होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 पर इतना है तो इतने पर कितना होगा, तो 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी का, ठीक है ना, 6 में उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब 0.845 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई, 1 पर इतना है तो इतने पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा, जितना भी आएगा उसको ले जा करके आप जोड़ दीजिएगा कितने में, 50, या तो आप इसको जो, अच्छा जब इसको आप 0.6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये घटाव की दर बता रहा है, 10 पे इतना घटा तो 1 पर इतना घटेगा, इसलिए इतना बढ़ने पर इतना घटेगा। तो 151 में से जो आएगा, मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे कि 0.845 और इंटू करेंगे 0.6, तो 0.6 में जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसको 151 में से घटा दीजिएगा, यानी 10 बढ़ने पर ये हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें कितना 0.6 इंटू 0.845 को घटा लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोग की 50.493, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी स्ट्रेस की। अब क्षमता आप जानते हैं, एरिया मालूम है और ये मालूम है, तो सीधे सीधे भाई FC एरिया है, एरिया मतलब ये दिया हुआ है और हमारा स्ट्रेस ये आ गया, तो आप जानते हैं कॉलम का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, इतना। एक चीज़ यहाँ पर मुझे गलत लग रही है, न्यूटन है, ये वैल्यू किलो न्यूटन में आएगी, जो भी आएगा देखिएगा इसका, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन की जगह पर किलो न्यूटन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा इसी तरह से, एक ISMB 510 को धारण के रूप में प्रयोग किया गया, ज्ञात करें कि वो कितना अधिकतम बंकन आघूर्ण व औसत अपरूपण प्रतिबल वहन कर सकता है, जबकि उसके ऊपर 35 किलोन्यूटन पर मीटर का संवितरित भार आ रहा है। बीम का क्वेश्चन है ये, अभी बीम का लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें बीम का पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसमें, तो आप जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो इस बीम का प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए आप, प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे आप तो ISMB 500 को जाके टेबल से जब पढ़ेंगे, जब टेबल से इस बीम को पढ़ेंगे तो उसका डेप्थ जो है वो तो ISMB 500, तो 500 ब्रेड्थ ऑफ लैंड भी आपको टेबल से मिल जाएगा। एग्जाम में टेबल अलाउ है, टेबल लेके जाइएगा अपना,
ठीक है, और नहीं है तो किसी से फिर मांग लेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, ये दोनों दे दिया गया उसको। अब आगे देखिए, समझिए ध्यान से। बीम के केस में क्या करते हैं, अरे बीम का सब कुछ निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, सब पता कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बीम का जो क्षमता होता है, क्षमता मतलब उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि वो कितना लोड ले सकता है, वो होता है एफ इंटू जेड। और ये जेड क्या होता है, आई बाई वाई को जेड कहते हैं, और एफ जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस। तो बीम के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है ना, ये एफ, वो 165 होता है फिक्स। कैसे 165 होता है, तो एक्चुअली 165 का मतलब एफ बी जो होता है वो होता है 0.66 एफ वाई। यही वैल्यू होती है एफ बी की, यानी बेंडिंग स्ट्रेस की। तो इसी को जब एफ वाई की जगह 250 रखते हैं तो ये 165 न्यूटन आपका आ जाता है। तो जो बीम की क्षमता होती है मोमेंट लेने की एम, वो बेंडिंग स्ट्रेस और आकृति मापांक कैसे होती है मैंने पूरा वीडियो बना के समझा रखा है। अगर आप लेक्चर देखें तो यकीन मानिए आपको इन सब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है सबके सब। तो एफ का वैल्यू आप पता कर लेंगे, जेड का वैल्यू पता कर लेंगे, तो फिर आप देखिए कैसे आता है। यहाँ पे नीचे देखिए इस जगह पे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टाउ एफ ये सब निकाल लिया, प्रभावी स्थिति, एक समान वितरित भार, ये सब आप देख लीजिएगा इतना कितना आ जाएगा। तो आपको सीधे सीधे बेंडिंग मोमेंट अब इसका निकालना है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि देखिए, उसके ऊपर 35 संवितरित भार लगाओ, सिरों पर अधिकतम बंकन आघूर्ण और वह औसत प्रतिबल वहन करते हैं, जबकि उसके ऊपर 35 किलोमीटर पर मीटर का संवितरित भार 8 मीटर के प्रभावी विस्तृति पर लगा और सिरों पर सुधालंबित है। यहाँ पर एक चीज, अधिकतम बंकन, अच्छा इस बीम की क्षमता जो होती है ISMB दिस, इसका कोई अपना क्षमता होगा ना। लगा इतना वेट है वो अलग की चीज़ है, लगा ये इतना वेट है वो अलग की चीज़ है, लेकिन उसकी खुद की कोई ना कोई क्षमता तो होगी, क्योंकि पूछा है किसी दे उसके ऊपर ये संवितरित भार काम करता है। और करना क्या है कि ज्ञात करें कि वह कितना अधिकतम बंकन आघूर्ण और औसत प्रतिबल वहन कर सकता है। तो वो चीज़ हम लोग निकाल देंगे अभी कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हालांकि इसको ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था लोड देने के बाद। देखिए यहाँ पे एरिया वगैरह बीम का दे दिया, प्रभावी लंबाई 8000 मिलीमीटर हो गई, एक समान वितरित भार 35 न्यूटन पर मीटर, धरन का स्वयं का भार 0.8525। ये कहाँ से आया होगा ये वाला, ये जो धरन का स्वयं का भार है ये टेबल में मिल जाएगा आपको, या फिर इसका वेट जो देता है ना पर मीटर का, वही तो है पर मीटर। इस बीम का पर मीटर खुद का जो वेट होता है वही तो इसका ये होता है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, 35 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड आ रहा है और खुद का लोड भी है, तो टोटल लोड कितना हो गया, 35.8525 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये किलो न्यूटन है, बार बार न्यूटन लिखा है, इस पर माइंड मत करिएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट देखिए टोटल उस पर कितना आएगा, तो कहेंगे अपना लोड और बाहर का लोड दोनों मिला के और WL²/8। तो ये बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर आता है। और दूसरा चीज़ इसके ऊपर ये शियर फोर्स की वैल्यू दिया है। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने सॉल्व किया है, मैं अभी आपको समझा दूँ। शियर फोर्स WL/2, क्योंकि जब शुद्धा लंबित बीम होती है इस टाइप से और उस पर लोड ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो WL पूरा लोड होता है, हाफ हाफ दोनों तरफ बढ़ जाता है, तो WL/2 यहाँ पे शियर होगा और इस वाले पर भी WL/2 शियर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि औसत, आप देखिए ध्यान से, शियर फोर्स की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। अब एक बात बताइए, अपरूपण प्रतिबल का यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कितना आएगा। तो आप जानते हैं शियर फोर्स अगर आपको पता है तो बीम का, अगर बीम कैसा भी हो, अगर आई सेक्शन है बीम का, तो हमेशा मैंने बताया था आपसे, ये अगर आपका आई सेक्शन है तो आई सेक्शन में ये जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा, ये एरिया, ये पूरे एरिया पे शियर स्ट्रेस काम करता हुआ माना जाता है। मतलब कहाँ तक, इस पूरी गहराई तक, मतलब ये जो एरिया है उस पर शियर स्ट्रेस काम करता हुआ माना जाता है। मतलब बीम की पूरी गहराई यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डी हुई पूरी गहराई, और डी इंटू इसकी चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है इसकी वेब की, तो डी इंटू TW थिकनेस ऑफ वेब, ये पूरा एरिया होता है। जो एरिया जो अभी आप देख रहे हैं जिस पर मैं इस टाइप से चला रहा हूँ, वो पूरा एरिया काम करता हुआ माना जाता है, ठीक है, पूरा ये एरिया। तो ये होता है डी इंटू मोटाई इसकी TW, तो डी इंटू 2W एरिया पर फोर्स काम करता हुआ ना, तो शियर स्ट्रेस आपका
कितना आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको गड़बड़ है, मैं बता दूं। सॉल्व तो कर दिया कि इतना बेंडिंग मोमेंट आएगा और इतना शियर स्ट्रेस आएगा, लेकिन एक बात बताइए आप, ये बोला है कि ये कितना अधिकतम सहन कर सकती है। तो इसको अगर सहन करता, ये तो आता हुआ ना आप निकाले हैं, इसने भी वही लगा दिया और आप भी वही लगा देंगे एग्जाम में। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी बीम के ऊपर, चलिए यहाँ पे मान लिया बीम है और ये लोड काम कर रहा है, ठीक है, ये लोड है और वो लोड है मान लीजिए W किलो न्यूटन पर मीटर। इस लोड की वजह से कुछ बेंडिंग मोमेंट बीम के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए कि क्या ये इसके ऊपर काम करने वाला है? 35 की वजह अगर 40 होता तो, 50 होता तो, 60 होता तो क्या उतना काम करता? बिल्कुल करता। ये पूछा ये नहीं कि इस पर कितना काम कर रहा है, बोला है ज्ञात करें कि वह कितना अधिकतम बंकन आघूर्ण ले सकती है और औसत प्रतिबल। तो इसकी क्षमता बतानी है, ये नहीं बताना है कि इसके ऊपर आ कितना रहा। ये 35 किलोमीटर, अगर क्वेश्चन को गहराई समझा जाए तो ये इसके ऊपर बकवास काम कर रहा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का अगर इंग्लिश वर्जन होता तो ये स्पष्ट हो जाता, कहीं हम लोग गलत तो नहीं समझ रहे हैं। स्पष्ट ये होता कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि डिटरमाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑन दिस बीम सेक्शन, तब तो ये जो लगाया है वो सही है कि निकालिए इस पर कितना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। कहीं ये पूछ देता कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीम और द मोमेंट दिस बीम कैन कैरी, ये पूछेगा, तब तो फॉर्मूला मैंने जो बताया ना क्षमता का, क्षमता होता है F/Z। तब आप इस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं। वो सब जो आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ होता 165 और जेड की वैल्यू कहाँ से लेते? जो आपकी दिया रहता है इसमें, जेड की वैल्यू कहाँ से लेते? जो इसमें दिया रहता ना, जो इसके जो बीम होती है ना, ये बीम जो दी हुई है, इसका जेड का वैल्यू आप टेबल से पढ़ सकते हैं। जेड यहाँ पर जो भी वैल्यू रहती है वो रख देते। जब दोनों का यहाँ पर वैल्यू निकालते ना तो वो आ जाता आपका कि वो इतना मोमेंट सहन कर सकती है, सहन शक्ति उसकी आ जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है हिंदी में, या तो इसमें बोलने में लिखने में गड़बड़ी हुआ हो, और या फिर ये क्वेश्चन इसको लगाया गलत गया हो, क्योंकि ये हो सकता है इसका सरन के भरोसे क्वेश्चन देखा कीजिए, आंसर अपने से देखा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी क्षमता होती है। और शियर स्ट्रेस की क्षमता कितनी होती है उसकी, तो वो कितना शियर सहन कर सकता है, तो शियर स्ट्रेस आई इनटू एरिया, उतना शियर फोर्स वो सहन कर सकता है। ये फार्मूले से इसको लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगा। और अदरवाइज फिर दूसरा चीज़ है शियर के केस में अगर लगाने वाला, तो शियर का वैल्यू क्या हो जाएगा? शियर फोर्स आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ वी जो होता है वो कितना होता है? 0.4 F/y। यानी अगर यहाँ पर 250 रखेंगे तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है। यानी 1 स्क्वायर मिलीमीटर पर 100 न्यूटन का फोर्स शियर में झेल सकता है। तो पूछा है कितना अधिकतम शियर फोर्स झेल सकता है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो कहेंगे टोटल शियर फोर्स F बराबर जो हो जाएगा वो ये 100, मतलब शियर स्ट्रेस 1 स्क्वायर मिलीमीटर पर 100, और टोटल एरिया कितना होगा? D। टोटल एरिया तो यही होता है ना जिस पर काम करता है। तो ये होगा इसका एक्चुअल आंसर इस पूरे पूरे आपके बीम का, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें कि कैसे ये काम कर रहा है। तो आपका आंसर ये नहीं होगा जो इसने किया है, बल्कि वो क्षमता पूछा है तो क्षमता टाउ वी से पहले ये निकाल लेंगे। और अगर ये दिया रहता तो क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो F/100/TW, ये दोनों आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि सर आपको गुमराह कर रहे हैं, तो मेरी बात को अगर जो समझ रहा है वो ध्यान दे। ये इन्होंने आने वाला मोमेंट निकाला है और ये आने वाला शियर फोर्स, उसकी क्षमता नहीं है। ये दोनों क्षमता होती कि हमारे ऊपर इतना लोड आ रहा है 120 150 किलो, क्षमता वो होती जो हम संभाल सकते हैं। और संभालने का फॉर्मूला एम का क्या होता है? वो होता है F/Z, बार बार याद दिला दूं। और जो एफ का होता है शियर फोर्स का, वो होता है, अच्छा देखिए ये मोमेंट के केस में F/Z का मतलब ये आकृति मापांक है और बेंडिंग स्ट्रेस है। एफ के केस में क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका होगा एफ एस मतलब शियर स्ट्रेस, I/D/T/W, ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है
कि एक क्लिट कोण ISA 150 इंटू दिस को ISMB दिस फ्लैंज के साथ 16 में रिवेट जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करें, पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट मान लें। अच्छा, ये क्लिट कोण मतलब कोई एंगल सेक्शन है, उसको इसके साथ जोड़ा गया है। देखिए, क्लिट कोण को एक स्तंभ के फ्लैंज के साथ 16 mm की 3 रिवेटों के साथ जोड़ा गया, जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करें। तो आप बताइए, किसी भी बीम के साथ इसको जोड़ा जाए तो उसकी सामर्थ्य मतलब अब तनन आ रहा है कि कंप्रेशन, ये नहीं बताया तो आप इसको मान के चलेंगे कि इस पर क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो टेंशन के केस में अब ये मत सोचिएगा कि टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर, बस इतना जान लीजिए कि एक बीम वगैरह कहीं पर है इस टाइप से, ऐसे बीम है आई सेक्शन आपका, और इस पर ये एंगल ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये एंगल इस पर ऐसे जोड़ा गया है और इसमें 3 रिवेटों से जोड़ा गया है। ठीक है, 3 रिवेटों से जोड़े जाने का मतलब हुआ, 3 रिवेटों से, और मैं बड़ा करके ऐसे दिखा दूं, ये आपका ऐसे है, बीम इस टाइप से है और बीम पर ये ऐसे हैं भाई साहब, एंगल के फॉर्म में। ठीक है, ये एंगल के फॉर्म में है, ऐसे जोड़े गए हैं। और कितने रिवेट लगे हैं इस टाइप से, 3 रिवेट लगाए गए हैं। ठीक है, 3 रिवेट लगाए गए हैं। तो आप रिवेट का डाया कितना है आप जानते हैं कि रिवेट का डाया बोला गया है 16 mm है, तो उसीलिए ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा जानते हैं, 25 mm से नीचे रहेगा तो 16 में 1.5 mm क्या करेंगे, जोड़ देंगे। FS दे दिया, FB दे दिया, और साथ साथ आपको अब FB FS का मतलब इससे रिवेट की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। तो आप जानते हैं अगर उसके ऊपर लगा था और जब कटता तो एक ही रिवेट कटता तब भी फेल हो जाती, कहानी ख़त्म हो जाता। और यहाँ पर जब लगा था, आप समझिए, यहाँ पे जब यहाँ पर लगा था इस तरीके से, यहाँ पर लगा था 3 रिवेटों के साथ में ऐसे, तो बोला यही है ना कि जोड़ की सामर्थ्य, जब इसको ऐसे खींचेंगे हम लोग तो बताइए, एक रिवेट यहाँ से जब कट रहा होगा ऐसे, कोई एक ही लाइन पे तो है नहीं, तो अगर एक कोई कटेगा तो ये निकलेगा, इसमें से निकलेगा एक रिवेट से। जब तीनों अपनी जगह से कट के खिसकेंगे, जैसे एक रिवेट यहाँ पे हुआ बीच में, एक यहाँ पे हुआ, एक 3 यहाँ पर हुए। ठीक है, तो तीनों रिवेट जब कटेंगे तब तो हम ये कहेंगे कि ये जोड़ फेल हुआ। तो ये लगाया कैसे, देखिए FS और ये दे रखा है दोनों का, तो PS क्या हो जाएगा, तो होता है क्या, पाई/4d² इंटू FS। और कितने रिवेट हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 3 ले लिया है। ठीक है, तो इनका वैल्यू निकाला, तो तीनों का वैल्यू निकाला 72.15, ये किलो न्यूटन है। 72.15, ये जरूरी नहीं कि इनकी कैलकुलेशन सही हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनकी कैलकुलेशन सही हो, ज़रूरी नहीं है। तो आप जो भी है, इतना तो क्लियर है कि ये किलो न्यूटन में है। ठीक है, तो आप एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा PSE हो गया। अब इन्हीं रिवेटों को अगर बियरिंग में फिल कराना हो तो आप अच्छे तरीके से ज्वाइंट पढ़ चुके हैं, D/T/FB, तो PB = 3 हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जा रहा है 157.5 किलो न्यूटन। तो अब बताइए, एक एक का वैल्यू आ रहा है 72 और एक का आ रहा है 157, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा 157, तो कम जो होगा वही ना स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो 72.15 किलो न्यूटन, ये बार बार न्यूटन लिख रहा है, ये किलो न्यूटन होगा। ठीक है, किलो न्यूटन में आएगा, आप कैलकुलेटर लेके देख लीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम रहेगा वही उसकी सामर्थ्य मानी जाएगी फाइनली। तो अब नीचे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छी चीज़ आ गई थ्योरेटिकल, अभी तक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे थे। थ्योरेटिकल में क्या बोला है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला है क्वेश्चन में कि रिवेटेड जोड़ की थ्योरी में कौन कौन सी मान्यताएं हैं, बताइए। रिवेट जोड़ में मान्यताएं हमने आपको बताया था पूरा, मान्यताएं क्या क्या होती हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा पूरा। मान्यताओं में बोला है कि रिवेट जोड़ के विकल्पों की मान्यताएं, प्लेटों में घर्षण नगण्य होता है, प्लेटों में एक समान प्रतिबल वितरण होता है। हमने बोला था कि देखिए, जब भी दो प्लेटें रिवेट से ऐसे जोड़ी जाती हैं, मान लीजिए एक प्लेट ऐसी है इस टाइप से और दूसरी उसके नीचे से ऐसे प्लेट है, एक ऐसे रिवेट इसमें लगे हुए हैं और कुछ रिवेट इधर लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए, ये ड्राइंग पर आप ध्यान मत दीजिए, मैंने बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाया था जब पढ़ा रहा था मैं। तो आप एक चीज़ जान चुके होंगे
कि यहाँ से जो रिवेट तीन तीन लगे हुए हैं, जब इनको हम लोग खींचेंगे तो हर अब इसको मान लीजिए इधर से ऐसे खींचा जा रहा है, इस पर लोड इधर से लगाया जा रहा है ऐसे, और इन पर ऐसे इस तरीके से लोड लग रहा है। तो क्या सभी रिवेटों पे एक समान, अरे जो रिवेट लाइन होगी ऐसे, ये लोड की लाइन है, तो जो इस पर रिवेट आएंगे इस लाइन पर, ये बीच वाले जो रिवेट हैं दोनों, इस रिवेट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर जो रिवेट आएंगे उन पर जाहिर सी बात है लोड ज़्यादा काम करेगा, और जो रिवेट ऊपर नीचे होंगे उन पर कम काम करेगा। लेकिन हम लोग मान्यता में जानते हैं कि सभी रिवेटों पे एक समान बल का वितरण भी होगा, सभी पे प्रतिबल भी एक समान होंगे, और हर चीज़ सभी रिवेटों पे इक्वल। और दूसरा, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे पर कस के दबी हुई हैं, तो कुछ बल इनके घर्षण में भी जाएगा, लेकिन घर्षण प्रतिरोध भी क्या मान लिया जाता है, नगण्य। प्लेटों में एक समान प्रतिबल उत्पन्न होता है, सही है। बंकन आघूर्ण में विचार में नहीं लिया जाता। मैंने बताया था कि जब ये रिवेटेड ज्वाइंट होता है तो एक इस तरीके से इसेंट्रिक, मतलब एक का लाइन ऑफ एक्शन ये होता है ऐसे, दूसरा का ये, इसेंट्रिसिटी के कारण इनका लाइन ऑफ एक्शन देखिए इस रिवेट का इधर है, और जो निवेट नीचे वाला जो प्लेट है उस पर जो लोड लग रहा है उसका इस तरीके से। तो लैप ज्वाइंट में इसेंट्रिक होते हैं, फिर भी बंकन आघूर्ण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विश्लेषण में गणना है तो कुल व्यास लिया जाता है। कुल व्यास मतलब ग्रॉस एरिया। हमने बताया था जहाँ जहाँ भी आप ये मानेंगे, हालांकि देखिए जब भी होल बनता है ऐसे रिवेट का, तो होल में रिवेट को फिट किया जाता है, लेकिन रिवेट में होल फिट करने का, इस समझिएगा इस जरा बात को, रिवेट में जब फिट करते हैं उसको पीटते हैं, तो हो सकता है वो पूरे घेरे को ना भर पाए पीटने पे, लेकिन मान लेते हैं कि पूरा का पूरा रिवेट उस घेरे में फिट हो गया, और उस पूरे रिवेट का डाया होल के डाया के बराबर मान लिया था, माना जाता है कटते समय पाई/4 d², मतलब पूरा एरिया कटेगा। इसी को कह रहा है ये कि पूरे व्यास को गणना में लिया। तो फिर बोल रहा है कि जोड़ पर आने वाला, देखिए यहाँ पे ये हो गया, जोड़ पर आने वाला भार सभी रिवेटों पे एक समान माना जाता है, ये भी सही है। रिवेट के अनुप्रस्थ काट पर अपरूपण प्रतिबल, अभी मैंने बताया था जब रिवेट कटती है, ये घेरा होता है इसका रिवेट का गोलाई, ठीक है, जब कटता है रिवेट, मान लीजिए ऐसे पूरा रिवेट ऐसे गोलाई में है, ठीक है, ये कटता है ऐसे, समझिए इसको आप, ये रिवेट का जो घेरा है जब वो कटता है तो हर जगह पर उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसकी पूरी गोलाई पे एक समान माना जाता है कि शियर आएगा, जबकि होता नहीं। देखिए मान्यताएं वही चीज़ होती है ना जो एक्चुअली नहीं होती हैं, वही होती हैं मान्यताएं, ठीक है। तो जब भी कोई रिवेट के एरिया पर लिया जाता है शियर स्ट्रेस, तो पूरे एरिया पर एक समान माना जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि धारण प्रतिबल प्लेट व रिवेट के बीच एक समान माना जाता है। यानी बियरिंग टेस्ट जब हम लोग पीवी निकालते हैं, पीवी हम लोग निकालते हैं, तो जब हम लोग, मैंने कहा था कि पीवी दोनों में होता है, यानी प्लेट प्लेट भी कुचल सकती है और रिवेट भी दब सकता है, लेकिन निकालते समय तो केवल एक ही लेते हैं, D/T/F/B। हालांकि दोनों के स्ट्रेंथ में अंतर क्या होता है, लेकिन दोनों को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक समान ले लेते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ देखिए, विश्लेषण के लिए पिच लंबाई को विचार में लिया जाता है। जब भी पूरी चौड़ाई ना पता हो तो विश्लेषण करने के लिए हमेशा किसको लेते हैं, पिच लंबाई पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के वेल्ड को चित्रों से समझाएं। अब इस क्वेश्चन का देखिए आप दो मतलब निकाल सकते हैं। एक ये मतलब आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्या मतलब निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, आप एक मतलब ये निकाल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट, मतलब दो प्रकार, विभिन्न प्रकार में हो सकते हैं दो, कैसे, एक फिलेट और एक आपका आपका बट वेल्ड, दो टाइप के होते हैं। तो फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड में कर सकते हैं। तो दो हिसाब अगर बांटेंगे, एक फिलेट और दूसरा बट, यानी ऐसे भी बांट सकते थे आप, फिलेट और दूसरा बट वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जितने टाइप आंसर में बताया है ना, वो सब, ये सब जितने भी टाइप इसने बताए हैं वो सब बट वेल्ड के टाइप हैं। ये खाली ऐसे डायग्राम बना दिया है, लेकिन देखिए सब में सब आमने सामने रखे गए हैं, सब आमने सामने रखे गए हैं, चाहे खुला वर्ग हो, एकल भी हो, दोहरा भी, ये सब बट वेल्ड के टाइप हैं, ठीक है। देखिए इसने खाली इतना बोला कि विभिन्न प्रकार के वेल्ड को स्पष्ट चित्रों से समझाएं, तो आप हमेशा पहले लिखेंगे वेल्ड दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, पहला फिलेट, दूसरा बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में जो टाइप होता है वो होता है कैसा, कि अगर इस टाइप से फिलेट वेल्ड है, मान लीजिए ऐसे फिलेट वेल्ड है, ऐसे है,
और यहाँ पर वेल्डिंग ऐसे की जाती है। तो कभी कभी इनको उभार ऐसे ऊपर की ओर होता है वेल्डिंग का, लाइक इसको ऐसे समझिए आप। अगर ऐसे किया गया है, एक कहीं खाली जगह को समझिए आप, ऐसे यहीं पे समझा देता हूँ मैं, ठीक है। पहले मैंने बोला कि दो भागों में बांटिएगा वेल्ड को, फिलेट और बेट। और फिलेट में देखिए ऐसे कर सकते हैं आप कि एक ऐसे है, दो प्लेटें आपस में चढ़ गई, तो इन पर किया जाता है जब वेल्डिंग, तो इसको इसको बोलते हैं कि फिलेट वेल्डिंग की गई है। फिलेट के केस में ये ऊपर की तरफ ऐसे उभरा हुआ भी हो सकता है ऐसे वेल्डिंग, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसे हो इस टाइप से, तो ऊपर की तरह ना उभर के ऐसे ऐसे गड्ढे में ऐसे धंसा हुआ हो। मतलब गड्ढे का मतलब होता है इस टाइप से, ये कन्वेक्स हो पूरा, ठीक है। मतलब ऐसे धंसा हुआ वेल्डिंग किया जाए, और या फिर ऐसे उभरा हुआ वेल्डिंग किया जाए। और तीसरा टाइप फिलेट में हो सकता है कि ये वेल्डिंग इस टाइप से हो जब, तो इसको एकदम प्लेन ऐसे किया जाए। देखिए तीन हिसाब बन रहा है। ये वाला जो है वो कनकेव है पूरा, ये वाला जो है वो कन्वेक्स है, और ये जो है वो फ्लैट ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। इस टाइप से हिसाब बन सकता है। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि फिलेट वेल्ड के टाइप हुए। इसी तरीके से बट वेल्ड के जब टाइप की हम बात करेंगे, तो फिर बट वेल्ड बना के लिखेंगे। फिलेट वेल्ड में प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है, और बट वेल्ड में आमने सामने रखा जाता है। और आमने सामने रखते समय भी इतने सारे टाइप के जो हैं, ये जो दिखाया गया है इसमें, खुला वर्ग है, एकल वी, दोहरा वी, ये सब मैं बता चुका हूँ। बना बना के डायग्राम सब क्वेश्चन में समझा चुका हूँ मैं नीचे, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या करा, तनन अवयवों के लिए कौन कौन से विभिन्न कांटों का प्रयोग किया जाता है। बड़ा वाहियात क्वेश्चन है। टेंशन मेंबर में किसका किसका यूज किया जाता है, तो बताइए। टेंशन मेंबर में आप किसका एंगल सेक्शन का यूज किए हैं, फ्लैट का यूज किए हैं, चपटी पत्ती का, चैनल का भी यूज कर सकते हैं, टी सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब क्या इसमें आई सेक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई सेक्शन में टेंशन मेंबर का यूज नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं। एक क्वेश्चन ही बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन आएगा तो क्या करेंगे। आपको देखिए सब बनाया है। ये गोल सेक्शन हुआ, एंगल हुआ, ये एंगल को डबल कर दिया, ये स्क्वायर हुआ, ये चैनल हुआ, ये एंगल हुआ, बिल्ट कर दिया गया है। ये चार एंगल को बिल्ट किया गया है, तो ये बिल्ट अप सेक्शन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो एंगल तनन अवयवों के लिए कौन कौन सी कांटों का उपयोग, लगभग सभी कांटों का उपयोग किया जा सकता है। बना बना के डायग्राम दिखा दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। स्तंभ की स्पाइसिंग, स्पाइसिंग लिखा है, स्प्लाइसिंग होगा वो। स्प्लाइस मतलब जोड़ होते हैं। देखिए स्पाइसिंग नहीं होता है, होता है क्या, स्प्लाइस, ठीक है। क्या होता है, स्प्लाइस होता है। तो स्प्लाइस होता है, तो स्प्लाइस का मतलब ही होता है कि जब कोई सेक्शन छोटा पड़ जाता है, ठीक है, सेक्शन छोटा पड़ जाए तो उसको जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग की जाती है। मतलब कोई भी कॉलम हो, एक कॉलम से दूसरे कॉलम, मतलब दोनों, जैसे मान लीजिए कई कॉलम की लंबाई बहुत ज़्यादा है और आपके पास मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो दो मेंबर को आपस में जोड़ा जाएगा, तो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया स्तंभ के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है, तो दो अलग अलग लंबाई के खंडों का प्रयोग आवश्यक होता है। स्तंभ स्प्लाइसिंग वह व्यवस्था है जब दो अलग अलग खंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए संपीड़न उपांग बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब वेब बकलिंग व वेब क्रिपलिंग क्या है उसको भी देख लेते हैं। याद करिए बीम जब पढ़ा रहे थे तो बीम के केस में वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग को हम स्पष्ट किए हैं कि जब भी कोई ऐसे आई सेक्शन हो, मान लीजिए आई सेक्शन की ही बीम बनती है, और ये जो वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग होता है ना, वो आई सेक्शन में ही या बीम में ही होता है। तो जब आई सेक्शन का पर ऐसे पॉइंट लोड कहीं पर लगता है, अच्छा ये कहेंगे सर ये कैसे, ये लंबाई में है भाई, ये आई सेक्शन पूरा ऐसे लंबाई में है, इधर भी आई सेक्शन है, ठीक है। ऐसे सिस्टम है इसका पूरा, अगर आप समझें तो पूरा सिस्टम ऐसे है, ऐसे पूरा सिस्टम है, सॉरी यहाँ पे ऐसे, ऐसे ये पूरा देखिए ऐसे बना बीम, ये पूरा ऐसे बीम बन रहा है ना। तो बीम पर किसी जगह पर जब पॉइंट लोड ऐसे लगता है, ऐसे नहीं समझे तो आप इसको ऐसे देखिएगा, मतलब ऐसे समझिए, ये है आई सेक्शन ऐसे, ऐसे, और दूसरा आई सेक्शन और एक मान लीजिए ऐसे है। ये दूसरा नहीं है, दोनों एक ही के हैं, ठीक है। ये मैं बना नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये इस टाइप से एक ही बीम है,
ये एक ही बीम है। कैसे, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये एक ही बीम है पूरी। देखिए आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। इस पर जब कभी पॉइंट लोड काम करता है पूरा, तो वो एक ही जगह पर धंसाता है। तो धंसाने के केस में होगा क्या, धंसाने के केस में होगा क्या कि जो आई सेक्शन है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़ क्या हो सकता है, पहला चीज़ उसमें क्या हो सकता है कि इसका जहाँ पे ऊपर पॉइंट लोग ना, वहीं पर ये, यहीं पर ये जो इसका वेब है वो दब जाए, मतलब पिचक जाए। तो उसको कहते हैं हम लोग वेब क्रिपलिंग। क्रिपलिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये इसके वेब का पॉइंट लोड के प्रभाव में दब के कुचल जाना, उसका वेब क्रिपलिंग कहलाता है। जबकि वेब बकलिंग क्या होती है, तो उस केस में जब लोड लगता है ना, तो ये कुचलता नहीं बल्कि ऐसे करके बकल कर जाता है साइड में। इसका जो पूरा वेब है वो साइड में ऐसे बकल कर जाता है, उसको कहते हैं वेब बकलिंग। तो ये होता है बकलिंग और ये होता है क्रिपलिंग। ठीक है, तो क्रिपलिंग और बकलिंग में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को कि वेब क्रिपलिंग ये होता है जिसमें पॉइंट लोड के प्रभाव में वेब उसकी दब जाती है, और जो वेब बकलिंग है, बकल के केस में ये साइड में कॉलम की तरह क्या करता है, बकल कर जाता है। इसका न्यूमेरिकल और फार्मूला दोनों मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। इतना ही नहीं लिखना है, ये बहुत कम कम लिखा है, आपको इससे ज़्यादा लिखना है। आपको ये दोनों डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, ये बकल करता है तो क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर में बता रखी हैं, तो थोड़ा सा जाके ध्यान दीजिएगा उसको। ठीक है, आगे क्या बोला है, छत कैंची के विभिन्न भागों को चित्र सहित समझाइए। इसका मैंने अभी लेक्चर तो नहीं समझाया, लेकिन जिन लोगों ने नोट्स खरीदा था, लगभग 50-60 लोगों ने नोट खरीदा होगा मुझे जहाँ तक मालूम है, या ज़्यादा ही लोगों ने खरीदा है। तो उसमें मैंने इस डायग्राम को बना करके और उसमें विभिन्न भागों के नाम भी दिखा। नोट्स में वो थ्योरेटिकल टॉपिक भी मैंने लिखा हुआ है जो शायद अभी तक मैं लेक्चर में नहीं दे पाया हूँ। लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए लिखा गया है, छत कैंची के विभिन्न भागों के चित्र सहित समझाइए। छत कैंची क्या होता है, ट्रस, मैंने आपको कई बार इसका नाम लिया है। देखिए दो तरफ सपोर्ट है, इसमें सीधा सीधा है। एक टाई मेंबर लगाया गया है ऐसे, टाई मेंबर के रूप में बीम का, कॉलम का, सॉरी बीम का या बीम मतलब बीम सेक्शन का मतलब आई सेक्शन का यूज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर बिल्ट करके दो एंगल सेक्शन का भी यूज किया जाता है, कुछ भी यूज करें। यहाँ बस ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रस है उसमें एक टाई है जो दोनों सपोर्ट पे रखा गया, और टाई से जोड़ा गया है ये नीचे वाला, देखिए ये वाला लाइन, ये जो टाई से जोड़ा गया है ये है आपका राफ्टर। ठीक है, राफ्टर है आपका। और यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ का राफ्टर देखिए ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है इस टाइप से। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका है राफ्टर, मतलब ये ऐसे जोड़ा गया टाई में, ये ट्रायंगल कंप्लीट किया गया, और साथ साथ में ये इसके साथ जोड़ करके स्ट्रट ये दोनों हैं। ठीक है, ये किंग पोस्ट है, ये जो ऊपर हिस्सा हुआ निकला हुआ है किंग पोस्ट है। ये आपकी क्या है, स्ट्रट हैं दोनों, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, एक खाका तैयार हुआ जोड़ जोड़ करके, इसके ऊपर चादर, ये जो जिसको ये राफ्टर दिखा रहा है ना, वो एक्चुअली छत का कवर है। मतलब ऐसे ट्रायंगल बना बना के कई सारे रहेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक रहेगा, और उसके ऊपर चादर, देखिए यहाँ सही लिखा है, देखिए इसी को देखिए छत आवरण लिखा है ना। छत आवरण का मतलब हुआ कवर, यानी इस राफ्टर के ऊपर पर्लिन, ये जो पर्लिन लिखी गई है ना, ये आई सेक्शन होते हैं, मतलब जो सारे राफ्टर ऐसे एक लाइन जो ये है ना दोस्त, ये वाली जो एक लाइन है ऐसे, ऐसी कई ट्रायंगल बने हुए हैं एक के पीछे एक, और सबको आपस में कनेक्ट करते हुए पर्लिन जोड़ी जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, टाई पर टेंशन आता है, स्ट्रट पर कंप्रेशन आता है दोनों पर, लेकिन एकमात्र पर्लिन ही ऐसा पार्ट है किसका, ट्रस का, जिस पर आता है बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट आता है। पर्लिन एकमात्र पार्ट है जिस पर कौन आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट्स हैं। मुख्य राफ्टर क्या है, मुख्य राफ्टर ये वाली लाइन है जो किसके, टाई को रिज से जोड़ती है। रिज क्या, उठान क्या होता है, ये रिज, रिज मतलब ये टॉप मोस्ट जो इसका उठान है, ये जो इसके टान में टाई मेंबर से लेके ऊपर तक की ये जो ऊंचाई होती है उसको राइज या उठान कहते हैं। रिज का मतलब होता है ऊपर एक एक मतलब समझिए आप ही, जब पानी वानी बरसेगा इसके अंदर, तो ये दोनों तो आके यहाँ पे ऐसे जुड़ गए। मान लीजिए ये गया इधर से, ये भी जुड़ गया दोनों ऊपर से। ऊपर एक ढक्कन चाहिए ना जो दोनों के पानी को ढाल दे किनारे की तरफ, तो उसके लिए यहाँ पर एक ढक्कन टाइप का लगाया जाता है। इस मुख्य उठान
पॉइंट को यानी टॉप मोस्ट पॉइंट को रिज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। और सपोर्ट में यहाँ ये बीम रखी गई है, आई बीम दोनों तरफ। तो आपको अब ध्यान से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर किनारे आई बीम रखी गई है दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए ये आई बीम है एक, ये और एक आई बीम ये भी है। ठीक है, बीम सेक्शन है। ये जो मुख्य राफ्टर ना हो करके, मुख्य राफ्टर उसके ठीक नीचे वाला है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन मुख्य राफ्टर है। ठीक है, ये रिज है, छत है, ढक दिया गया है। आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कई जगह पर। राइज मतलब होता है उठान। ये जो ढाल दिखाई गई है ना, ये वाली ढाल जो दिखाई गई है, ये ढाल का मतलब दो होता है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको स्लोप ना कह करके देखिए, एक होता है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए ज़रा। यहाँ पे सारे पार्ट दिखाए गए हैं कि देखिए पहले उठान क्या होता है। कि कैंची से निचले छड़ या तान छड़ से शीर्ष तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैंची का उठान कहलाती है। पार्ट तथा कैंची में निम्न संबंध है, tan थीटा बराबर उठान बटा पार्ट। ये सब मिलाएंगे आपका हो जाएगा। राफ्टर क्या है, कैंची के ढांचे की सबसे नीचे ऊपरी ढालू अवयव होता है जिसके ऊपर पर्लिन लगाई जाती है। मुख्य राफ्टर में सामान्यतः संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं। पार्ट मतलब स्पैन होता है। रिज आप समझ गए, कैंची के ऊपरी क्षेत्र में। स्ट्रट समझी गए क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया, स्तंभ आधार क्या होते हैं। ये भी चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है लेक्चर में, लेकिन कॉलम बेस से रिलेटेड थ्योरी भी मैंने नोट्स में दी थी। जिन लोगों ने नोट्स खरीदा उसमें कॉलम बेस की थ्योरी हमने दे दी गई थी कि कॉलम का जो बेस होता है वो तीन टाइप का होता है। एक ग्रिलेज फाउंडेशन होता है आपका, उसमें देखिएगा जा करके, तीन टाइप के फाउंडेशन मैंने बनाए हुए हैं। आप सिंपल सी थ्योरी आप बुक से पढ़ेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, देखिए बस इतना जान लीजिए, किसी भी स्टील के कॉलम को सीधे ज़मीन पे नहीं रख दिया जाता है, बल्कि उसमें बेयरिंग प्लेट्स वगैरह डाल करके उनको बड़े एरिया पर फैला दे। स्टील का कोई भी कॉलम ज़मीन पर रखेंगे वो धंस जाएगा, ज़मीन में पंचिंग हो जाएगी। उससे बचाने के लिए, बड़े एरिया पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आधार स्तंभ यानी कॉलम बेस यूज किए जाते हैं। और कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। उनके नाम और उनके डिस्क्रिप्शन आप बुक से थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक से ही, या नोट्स लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बुक्स में से छोटा सा पढ़ लीजिएगा बहुत शॉर्ट में, कि कॉलम बेस तीन टाइप के होते हैं और तीनों में क्या क्या खास बातें होती हैं। बस इतना आप पढ़ लेंगे, थ्योरी में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर दूसरा पेपर में जब डीएसएमएस का सॉल्व कराऊंगा तो हो सकता है उसमें दिया रहेगा, मैं उस समय आपको दिखा दूंगा तीनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटे और लंबे कॉलम में अंतर बताएं। कौन सा बड़ा क्वेश्चन बताइए, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में आपको अंतर बताना है। कौन सी बड़ी चीज़ है ये बताइए, सिंपल सी चीज़ है। छोटा है जिसका अभी ये आरसीसी की डेफिनेशन दे दिया है, प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप का अनुपात जो है 12 से कम होता है, इसमें 12 से ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। कॉलम में धंसने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर बकल होता नहीं, धंस जाता है सीधे। इसमें धंसने की प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि लपकता है लंबा होने की वजह से। छोटे कॉलम में बहकने की प्रवृत्ति कम होती है, यानी बकल कम करता है, जबकि ये बकल ज़्यादा करता है। और भी अंतर हैं, जैसे इसमें ये ज़्यादा स्ट्रेस सहन कर सकता है, ये कम स्ट्रेस सहन कर सकता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे कॉलम लंबा होता है उसकी स्ट्रेस लेने की क्षमता घटती जाती है। अगला लिखा है, एक अच्छी स्तंभ के अभिकल्पन को क्रमवार लिखें। स्तंभ के अभिकल्पन को क्रमवार लिखना है तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया है। आप लेक्चर अगर देख रहे होंगे तो मैंने अच्छे तरीके से बताया कि सबसे पहले इस स्तंभ मतलब कॉलम का आपको करना है तो सबसे पहले लोड पता होना चाहिए। लोड अगर आपको पता है तो जितना लोड आपको दिया गया है, ठीक है, और वो सेक्शन इतना जरूर, क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दिया रहता है। देखिए ये दिया रहेगा किस सेक्शन का कॉलम बनाइए, तो मान लीजिए आई सेक्शन दिया है, आई सेक्शन दे सकता है, एंगल सेक्शन दे सकता है, बिल्टअप सेक्शन दे सकता है। तो अगर आई सेक्शन आपको बोला है कि उसका कॉलम बनाया जाना है तो सीधे जा कर के आप आई सेक्शन के लिए, मैंने बताया था तीन स्थितियां होती हैं। कैसे कैसे तीन स्थितियां होती हैं, अगर आपको एंगल सेक्शन दिया है तो मान लीजिए कि उसमें स्ट्रेस जो आएगा, सिग्मा ए सी जो इसमें स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, आई सेक्शन के केस में उसमें स्ट्रेस कितना आएगा बताइए। तो उसमें मान लीजिएगा कि स्ट्रेस कितना आएगा, 100 आएगा। और अगर एंगल दिया होता तो सिग्मा एस सी कितना आएगा, तो मान लीजिएगा कि स्ट्रेस 80 आएगा। इन दोनों का केस में अगर स्ट्रेस आपने पहले से मान लिया है दोनों में कि इसमें 100 आएगा आई सेक्शन में और इसमें 80 आएगा, तो इन सिग्मा एसी के साथ जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो भी आप टेबल से पढ़ सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू सिग्मा एसी और लैम्डा में जब ये 100 होता है ना तो उस समय लैम्डा 80 होता है। और जब लैम्डा 80 होता है ना तो ये सॉरी ये सिग्मा एसी 80 होता है, तो ये लैम्डा जो होता है वो लगभग कितना होता है, मैंने बताया था पहले ही कि अगर यहाँ पर देखिएगा लैम्डा 80 से 100 हुआ है ना, बढ़ा है ना लैम्डा की वैल्यू, तो देखिए ये घटा है।
ये घटा है, मतलब स्ट्रेस लेने की क्षमता घटी है। तो इससे आपको क्या पता चला कि कोई भी कॉलम का डिजाइन करते समय सबसे पहले अगर सेक्शन जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसमें जनरेट हुआ स्ट्रेस हम लोग मान लेंगे कि सिग्मा एस। अगर बिल्टअप होता तो स्ट्रेस को हम तुरंत 140 मानते, जैसे 180 की जगह 140 मानते। इसके बारे में डिटेल लेक्चर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्रेशन मेंबर का लेक्चर देखें, तब तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए। 140 मान लेते हैं अगर बिल्टअप होता तो। तीनों में से कोई एक स्ट्रेस ले लेंगे जो ज़रूरत होगा, जैसे देखिए कोणीय खंडों के लिए 80, और उसके बाद आई खंडों के लिए 100, और तीसरा संगठित यानी बिल्टअप के लिए 140 मान लीजिए। ठीक है, स्टील टेबल से लगभग अनुमानित क्षेत्र। अब मान लीजिए कोई एक पता चल गया स्ट्रेस इतना है, तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड लाइन में गलती ये किया कि पहले ये नहीं बताया कि एरिया कैसे। देखिए अगर आपको स्ट्रेस पता चल चुका है, देखिए कॉलम का जब भी डिज़ाइन करना होगा तो आपको लोड दिया जाएगा ना, उसमें लोड दिया जाने का मतलब समझ रहे हैं। लोड दिया जाने का मतलब कि इस पर लोड पी कितना रहा वो पता चल जाएगा, और सिग्मा एसी आप मान लेंगे। मान लीजिए आपने 100 मान लिया, तो आप जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया वो लोड अपॉन स्ट्रेस होता है यहाँ पे सिग्मा एसी। तो आपने सिग्मा एसी मान लिया, लोड दिया रहेगा तो लगभग एरिया आपको पता चल जाएगा ना कि हम जो कॉलम चूज करेंगे उसका लगभग एरिया ए है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, पी पता हो सिग्मा एसी में डिवाइड करेंगे ए पता चल जाएगा आपको। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अब अगला बोला है कि उसी अब स्टील टेबल से लगभग अनुमानित क्षेत्रफल वाले खंड का चयन किया जाता है। संगठित स्तंभ के लिए खंड का चयन करना हो तो ज्ञात अनुमानित क्षेत्रफल में से एक घटक का क्षेत्रफल अनुमानित करते हुए खंड का स्टील टेबल से चयन कर लीजिए। ठीक है, स्तंभ के लिए चयनित खंड के अनुसार किया जाता है, तन्यता अनुपात का वास्तविक मान ज्ञात किया जाता है। मतलब जो आप बस इतना जान लो यार, एक सेक्शन आपने चूज किया ना, जैसे आपने अभी एरिया ए निकाला था वैसा ही एरिया वाला कोई एक टेबल से जाके सेक्शन चूज करिए आई। अब जैसे ही आप आई चूज करेंगे तो फिर उसकी जांच कर लीजिए, उसका जांच वापस रिवर्स में। मान लीजिए पी लोड के लिए उसको चेक करना था, आप उसकी जांच कैसे करेंगे, जो सेक्शन आपने चूज किया है वापस से देखिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपने एक सेक्शन माना, अब उसकी स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। आपने एक चलिए एक आई एस एम बी चूज कर लिया, आपने देखा कि आई एस एम बी 300 का एरिया लगभग उतना है जितना आपको चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। तो आप आई एस एम बी 300 की स्ट्रेंथ निकालिए। मान लीजिए लोड इस कॉलम पर जो डिज़ाइन करने के लिए लोड 300 किलो न्यूटन का अगर आ रहा था, तो आप जाइए आई एस एम बी 300 का स्ट्रेंथ निकालिए। अगर वो 300 या उससे ज़्यादा है तो ये झेल जाएगा, नहीं तो फिर से डिज़ाइन करिए। कहने का यही अर्थ है। ठीक है, तो ये सब मैं समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ बोला है देखिए चैन रिवेटिंग, यहाँ पर देखिए बोला गया है दो, एक ही क्वेश्चन में था अच्छी समन, या तो इसका विकल्पन कीजिए या फिर था कि चैन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग के लिए आप नेट एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर आपका चेन रिवेटिंग है तो एक ही लाइन पर ऐसे कटता है किसी एक जगह पर, तो सीधे सीधे करेंगे क्या, चेन रिवेटिंग के केस में बी माइनस एन डी आ इसको कर देते हैं इनटू टी, ये नेट एरिया हो जाता है। ठीक है, जब चेन रिवेटिंग होगी तो नेट एरिया ये होता है क्योंकि पूरा चौड़ाई होता है बी ऐसे, और उसमें से जितने रिवेट होंगे वो एन हम उसमें से माइनस करेंगे, एन टू टी कर देंगे, ये आसान हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे अगर जिगजैग रिवेटिंग होगी, तो मैंने बताया था आपको जिगजैग रिवेटिंग के केस में, यहाँ पर देखिए अच्छा दिया तो है जिगजैग, जिगजैग में देखिए ऐसे दिया है ना, तो जिगजैग के केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पूरा ऐसे ऐसे कटता है जिगजैग में, तो जब ऐसे ऐसे जिगजैग में कटेगा ऐसे इस टाइप से, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसका ए नेट जो होता है, इसका ए नेट मैं कई बार निकलवा चुका हूँ, होता है बी माइनस एन डी, तो करेंगे हम लोग। ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें एन पी वन स्क्वायर अपॉन 4G। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने बोला था कि ये तिरछी दूरियों का हिसाब जो होता है इसमें, ये जो तिरछी दूरियों का हिसाब होता है उसको भी लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कई जगहों पे नेट एरिया निकालने के लिए उपाय क्या क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले फार्मूला, कि बी माइनस एन डी करेंगे फिर एन पी वन स्क्वायर अपॉन 4G। अब ये सब फार्मूला मैं एकदम इस पर न्यूमेरिकल भी लगवा चुका हूँ, तो थोड़ा जा करके देख लीजिए। ये पेपर दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है कि देखिए चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो नेट एरिया निकालना केवल पूछा है कैसे, ये नहीं कि लगी आप न्यूमेरिकल लगाने, खाली फार्मूला लिख करके समझा देना इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, छत कैंची में प्रयुक्त एक तनन अवयव पर 140 किलो न्यूटन का अच्छी भार है, 2 मीटर की लंबाई सकल कोणीय खंड का
अभिकल्पन करें, इसके सिरों पर रिवेट लगाए गए, ठीक है ना। अब ये बताइए 140 किलो न्यूटन का अच्छी भार आ रहा है किसी तनन अवयव पर, तो टेंशन मेंबर का डिजाइन करना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है कि टेंशन मेंबर पर लोड दिया गया है, तो लोड अपॉन उस पर स्ट्रेस तो जानते हैं आप ऑलरेडी 150 होता है, तो आपका एरिया लगभग आपको यहीं से पता चल जाएगा। कैसे टेंशन मेंबर का एरिया कैसे पता चलेगा, ए नेट बराबर क्या होगा, ए नेट बराबर क्या होगा, तो पी अपॉन ये 150 कर देंगे आप तुरंत, ये आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए आवश्यक प्रभावी क्षेत्रफल, देखिए वही पी मतलब 140 किलोन्यूटन लोड है, तो उसी 140 को यहाँ पर ले लिया गया है और 150 से लगभग इतना एरिया ए नेट होना चाहिए। लेकिन ए नेट ना दोस्त, ए नेट होना चाहिए, मतलब ए हम कुछ लेंगे तो टेंशन मेंबर में कटने पिटने के बाद ये बचना चाहिए, ठीक है। तो ये बचेगा तो क्या करेंगे हम लोग सीधे, तो हम लोग पहले ही इसको कुछ बढ़ा के लिया था, तो कितना मैंने बोला था, रिवेट हो तो 40 से 50% बढ़ा लीजिएगा, वो बाद में कट के मिल जाएगा। और अगर वेल्डिंग हो तो 20 से 30% बढ़ाइएगा, मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसका एरिया बढ़ा लिया हमने, कितना बढ़ाया, 1.5 गुना देखिए बढ़ाया गया, ये 15 नहीं है, ये जो आप सोच रहे हैं ये 15 नहीं है, वो 1.5 है, ठीक है। तो जितना एरिया है उसको 50% बढ़ाया गया, 1.5 से गुणा किया गया, तो लगभग 1400 स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है। तो आप अब देखिए स्टील टेबल में ऐसा कोई एरिया ढूंढिए जिसका एरिया लगभग 1400 हो और वो एंगल जो हो अनइक्वल टाइप का हो, क्योंकि बोला गया है कि एंगल सेक्शन का चूज करना है। तो 90 60 10 वाले को हमने चूज कर लिया, जिसका एरिया है 1401 स्क्वायर। तो आपने एक लगभग का एंगल चूज कर लिया और उस एंगल का एरिया आपने लगभग इतना मानते हुए उसको ले लिया। अब उसका स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। अब लोड इस पर आप जानते थे 140 किलो न्यूटन का आ रहा है, ठीक है, इस पर 140 का लोड आ रहा है, तो जो आपने चूज किया है उसका स्ट्रेंथ भी इतना, इस लोड को संभाल ले। इसका स्ट्रेंथ कितना होगा जो आपने चूज किया है, तो देखिए इसका A1 निकालेंगे, इसका A1 निकालेंगे, फिर इसका A1 देखिए 655 आया है, देखिए जो आपने एंगल लिया है उसका L1 मतलब बड़ी टांग कितनी है 90, L2 है जो 60, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो A1 इसका जो आपने लिया, A1 जो आपने लिया वो आया 655, A2 आया 550। तो आप जानते हैं एक एंगल है तो उसमें 3A1 के का वैल्यू चाहिए ना, के होता है 3A1/3A1 + A2। तो ये हमने बताया रखा है आपसे कि जब एक टांग जब गसेट प्लेट में ऐसे कोई एंगल लगता है, ठीक है, ऐसे, तो एक टांग जुड़ी रहती है ऐसे और दूसरी टांग बाहर लटकी रहती है, क्लियर है। तो जो इसका एरिया होता है उसमें तो रिवेट का डिडक्शन होगा जो जुड़ा रहेगा, यानी 90 वाला जुड़ा है तो देखिए इसमें से डी घटाया गया है A1 में से, जो 90 वाला जुड़ा गया है, लेकिन जो A2 है उसमें से डी नहीं घटाया गया, केवल T/2 कर दिया गया है। इसके पीछे की कहानी जाननी हो तो वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करें प्लीज़, ठीक है। वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। और इसका बाहर वाले का एरिया में से के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ए नेट होता है A1 + A2 के होता है। देखिए नीचे कहीं लिखा होगा A1 + A2 के, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, ठीक है, ये है। तो A1 655, A2 में के का मल्टीप्लाई कर दिए, के की वैल्यू कहाँ से आएगी, 3A1/3A1 + A2, ये के की वैल्यू होती है, तो यहाँ से के आ गया है 0.781। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 1084.55 आया, जबकि आपका एरिया जो नीडेड था वो था लगभग 933 स्क्वायर आप इसको बढ़ाए थे 1400 ताकि कटने पिटने के बाद आपको 933 मिल जाए, लेकिन हमें कटने पिटने के बाद 1084 मिल जा रहा है, इसलिए जो सेक्शन हमने चूज किया है वो सही है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ भी देखिए निकाल दिया है यहाँ पे, सही है। बोल रहा अथवा छत की कैंची में प्रयुक्त होने वाला एकल कोणीय खंड संपीड़न और केवल जो कि 100 किलो न्यूटन का संपीड़न भार वहन कर सके। तो आसानी से देखिए एक संपीड़न अवयव का विकल्पन करना है। संपीड़न के केस में कुछ नहीं है, एक तरह का कोणीय खंड है। तो संपीड़न अवयव हम पहले ही उसका बोले थे कि देखिए यहाँ पे सिम पिछले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे माने थे एंगल सेक्शन का, तो यहाँ 80 मानेंगे, तो उस हिसाब से भार एरिया लगभग इसका 1250 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लोड जितना आ रहा है उसमें लगभग माने स्ट्रेस। अब सीधे परिभ्रमण त्रिज्या और अनुपात 117.5 आ गया। अब जाके टेबल से एक ऐसा सेक्शन चूज करिए जिसका आपका कहानी जो है वो उसी से लगभग मैच करे उसका एरिया, ठीक है। मैच किया, उसका आर ले लिया आपने यहाँ पे, उसका आर ले लिया, उसका सेलेंस ने बेकार टांग की लंबाई ये सब चेक कर लिया आपने। ये सिंपल कहानी सब बता चुका हूँ। अब उसका जांच कर लिए कि जो L/R सत्तर इसमें इतना, इस पे इतना हो, तो FC निकाले। जब पा गए कि आपका लोड जो जितना आ रहा था
100 किलोन्यूटन के लोड को वहन करना था, और जो आपने चूज किया है सेक्शन उसका स्ट्रेंथ 135.46 है, तो इसलिए खंड क्या है आपका सही है। समझ में आ रही बात। आई होप आपको पेपर ये थोड़ा समझ में आया होगा। अगर उन्हीं को ये पेपर नहीं समझ में आया होगा जिन्होंने लेक्चर बिल्कुल नहीं देखा। अगर आपने लेक्चर देखा है, आपको पेपर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक और दूसरा पेपर मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं।